गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम मनु वाले चैप्टर में मंत्री परिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं कि मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए। तो मनु स्मृति में सबसे पहले मंत्रियों की योग्यताएं बताई गई हैं कि मंत्री ऐसे होने चाहिए जो कि बुद्धिमान हों, उच्च कुल में पैदा हुए हों, स्थिर चित्त वाले हों और आपत्ति काल में भी न घबराने वाले हों, क्योंकि राजा को ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ मनुस्मृति में शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया है। यहाँ कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वह तो मंत्री बन सकता है, पर शूद्र जो है वो मंत्री नहीं बन सकता है। अगर शूद्र में मंत्री बनने की योग्यताएं हैं तो भी वो मंत्री पद पर विराजमान नहीं हो सकता। इस प्रकार मनुस्मृति में शूद्रों के साथ भेदभाव किया गया है। और मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सभी प्रकार की योग्यताएं हों, सभी कलाओं में निपुण हो, हर स्थिति को संभालने वाला हो। इस तरह मंत्रियों में योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरा इसका बिंदु है मंत्रियों के दायित्व। तो मंत्रियों के ये दायित्व हैं कि वह पूरे प्रशासन पर निगरानी रखें। प्रशासन पर निगरानी के लिए मंत्री अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनका ये भी दायित्व है कि वह उन अध्यक्षों को देखता रहे कि वह किसी प्रकार का कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य में प्रजा के साथ कोई भी समस्या हो या प्रजा के साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है तो वह राजा जो है और वह राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मंत्रियों के ये दायित्व है कि वो प्रजा की देखरेख करती रहे, उनकी सुरक्षा होती रहे और उनकी आंतरिक जो भी प्रजा में आंतरिक अव्यवस्थाएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, उनसे उनकी रक्षा करें। इस तरह मंत्रियों के विभिन्न प्रकार के दायित्व हैं। तीसरा बिंदु है मंत्रियों की कार्य प्रणाली, कि मंत्री किस तरह कार्य करें। तो राजा का ये दायित्व है कि वे मंत्रियों से समय समय पर परामर्श लेता रहे। तो दो उपाय हैं परामर्श लेने के, या तो वो अलग अलग हर मंत्री से परामर्श ले या वो मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाए जिसमें वो मंत्रियों से परामर्श ले। तो जो गंभीर विषय हैं उनमें तो राजा मंत्रियों से अलग अलग परामर्श लेता है और जो सामान्य विषय हैं उन पर वो सामूहिक रूप से मंत्रियों से परामर्श लेता है और परामर्श लेकर फिर अपने डिसीजन के साथ, अपने निर्णय के साथ वो संपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार राजा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है, लेकिन अंतिम निर्णय राजा का होता है। चौथा बिंदु है मंत्रणा की गोपनीयता। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मंत्रणा गोपनीय रहे, क्योंकि जिस राज्य में मंत्रणा गोपनीय रहती है वह राजा और राज्य सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि मंत्रणा जो है या तो दिन के मध्य में होनी चाहिए या रात्रि के मध्य होनी चाहिए, जिस समय कोई भी उपस्थित ना हो और किसी को भी ये पता ना चले कि मंत्रणा हो रही है। और मंत्रणा के समय कोई भी उपस्थित नहीं होना चाहिए, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गूंगा बहरा हो, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होना चाहिए। मंत्रणा पूर्ण रूप से गोपनीय होनी चाहिए। और मनुस्मृति में ये कहा गया है कि राजा जो है वो मंत्रियों के परामर्श से कार्य करे, फिर निर्णय ले और समय समय पर वो मंत्रियों की भी परीक्षा करता रहे कि वो किसी तरह का कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो मंत्रियों को भी विभिन्न उपायों से उसे निगरानी रखनी पड़ती है, उनकी परीक्षा लेनी पड़ती है कि वो किसी भी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करें। इस प्रकार मनुस्मृति में मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।